हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बात करें अगर डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है वह पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। यानी कि किसी भी शुगर में अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल जाए तो उसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो है डीएनए होता है। डीएनए कह सकते हैं कि डीएनए जो है वह पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। बात करें अगर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, तो न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, और बात करें न्यूक्लियोटाइड की तो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप उसमें ऐड होता है न्यूक्लियोटाइड में, जबकि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जो है वह एब्सेंट रहता है। अब बात करें कि न्यूक्लियोसाइड में जो है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर जो कि जो है ज्वाइंट रहते हैं या लिंक्ड रहते हैं, वह रहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, जबकि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप है जो है किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वह किसके द्वारा जो है लिंक रहते हैं, वह रहते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है, जैसे कि डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होता है कि 5 प्राइम एंड पर जो है वह फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है, जबकि 3 प्राइम एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है। 5 प्राइम एंड पर जो है फॉस्फेट की कंप्लीट बैलेंसिंग होने के कारण इधर को जो है कोई भी मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो सकता है, जबकि 3 प्राइम एंड पर H उसको जो हटा देने के बाद जो है क्या इधर को जो है मॉलिक्यूल और भी ऐड हो सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो हमेशा जो है ग्रोथ जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की ही ओर होगी। डबल हेलिक्स मॉडल जो कि जो है डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए दिया गया था, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जैसे कि मैस्चर के द्वारा जो है इन्होंने पहले जो है सबसे पहले डीएनए को बताया कि ये एसिडिक सब्सटेंस होता है जो कि जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, और उन्होंने ही जो है मैस्चर ने जो इसको नाम दिया न्यूक्लिन, जबकि विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जो है इन्होंने जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा से जो है डीएनए स्ट्रक्चर दिया। यानी कि जो है इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा डीएनए स्ट्रक्चर के लिए दिया था इन्होंने। वाटसन और क्रिक ने जो है क्या किया कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल बनाया जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पर ही जो है बेस्ड था, जबकि चारगाफ ने क्या बताया, इन्होंने बताया डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो है रेशियो जो होता है एडेनिन और थाइमिन का और ग्वानिन और साइटोसिन का, वह जो है हमेशा जो है इक्वल रहेगा। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के जो है डीएनए के उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि इन डीएनए में क्या होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वह कॉइल्ड होती है एक हेलिक्स के फॉर्म में, ये इस तरीके से। सुगर फॉस्फेट जो कि जो है बैकबोन होती है, देखिए ब्लू कलर से दिख रही है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन जो कि है हेलिक्स की बनी रहती है, और ये एक दूसरे से जो है कॉइलिंग के रूप में जो है अटैच रहते हैं। यहाँ पर देखिए बीच बीच में जो है वह क्या है, बेसिस पाए जा रहे हैं। एडेनिन जो है वह जो है कंप्लीमेंट्री बेसिस पाए जा रहे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है अटैच रहते हैं। एडेनिन जो है वह डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ, और ग्वानिन जो है ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ जो है अटैच रहता है। कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं ये, जो कि जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है वह अटैच रहता है। प्यूरिन जो है हमेशा जो है वह किसके साथ पेयर बनाता है, पिरिमिडीन के साथ। प्यूरिन में क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पिरिमिडीन में होते हैं थाइमिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में जो है एक और बढ़ जाता है यूरेसिल। तो ये देखिए एडेनिन जो है वह एडेनिन जो है डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ अटैच है, और ग्वानिन जो है ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ में अटैच है। ये जो आपको डॉट डॉट करके दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हेलिक्स जो कि जो है राइट हैंडेड रहता है, 10 बेस पेयर होते हैं प्रत्येक हेलिक्स में, 10 बेस पेयर ये इस तरीके से जो है अटैच रहते हैं, 10 बेस पेयर। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की अगर पैकेजिंग की बात करें तो डिस्टेंस जो कि जो है दो बेस पेयर में रहती है डीएनए में, वह कितनी रहती है, 0.34 नैनोमीटर। अब पूरे जो डीएनए की लेंथ होती है वह होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर ब्रेथ की बात करें, इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है हेलिक्स के फॉर्म में।
सॉरी इस तरीके से रहता है डीएनए का हेलिक्स के फॉर्म में। तो डिस्टेंस इसकी जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है डायमीटर, और लेंथ की बात करें तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब डीएनए ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर प्रोकैरियोट में, तो इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और डीएनए स्कैटर्ड रहता है, यानी कि बिखरा हुआ रहता है। कुछ रीजन्स में इसको जो न्यूक्लियोइड्स कहा जाता है, डीएनए जो कि निगेटिवली चार्ज रहता है वह लार्ज लूप के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे जो है कुछ प्रोटीन्स जो है वह बाइंड करती हैं, उसको बाइंड करे हुए होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें क्या होता है, डीएनए जो कि जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए के पास जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसमें हिस्टोन्स प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। उनके पास जो है बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, जैसे लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया। इस वजह से हिस्टोन जो कि ऑक्टामियर यूनिट है, इसके पास 8 मॉलिक्यूल होते हैं हिस्टोन के। और डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है, जो कि जो है हिस्टोन के चारों ओर, ये देखिए हिस्टोन के जो है चारों ओर जो है वह अटैच है, हिस्टोन के जो है वह चारों ओर जो है अटैच है डीएनए। हिस्टोन ऑक्टामियर के जो है चारों ओर जो है अटैच होकर के जो है न्यूक्लियोसोम का जो है फॉर्मेशन कर देते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग जो है 200 जो है बेस पेयर डीएनए के जो है वह पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसोम जो कि जो है क्रोमेटिन में जो है रिजेंबल करता है एक बीड लाइक, जैसे कि ये है न्यूक्लियोसोम, तो ये इस तरीके से जो है बीड लाइक जो है स्ट्रक्चर उसमें जो है पाए जाते हैं। और यही चल के जो है बाद में कॉइलिंग करके जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज में। कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी पाई जाती हैं, जो कि एडिशनल सेट होती हैं प्रोटीन की, जो कि जो है पैकेजिंग के लिए जो है क्रोमेटिन के हायर लेवल के लिए रिक्वायरमेंट होती है। क्रोमेटिन जो कि दो तरीके का होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो कि लूजली पैक्ड रहता है, लूजली पैक्ड होने के बाद वह जो है स्टेनिंग जो है लाइट लेता है, यानी कि उसके ऊपर अगर डाई अगर डाला जाता है तो वह हल्का एब्जॉर्ब करता है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है डेंसली पैक्ड होता है, बहुत ही घना पैक्ड होता है, इस वजह से जो है ये क्रोमेटिन जो है वह जो है डार्क एब्जॉर्ब करता है, स्टेन जो है इसलिए उसमें डार्क होता है। यूक्रोमेटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है, यानी कि इसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है बहुत ज्यादा एक्टिवली होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में इसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वह इनएक्टिव रहता है। बात करें अगर डिस्कवरी ऑफ डीएनए की डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कब हुआ, तो बात करें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें जो है बहुत सारा जो है कंफ्यूजन पाया जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था जो कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर दिया गया था, ये ग्रिफिथ ने किया था। इन्होंने जो है बैक्टीरिया लिया था एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि जो है निमोनिया को कॉज करता है ये। तो इसमें 2 स्ट्रेन को उन्होंने लिया था, एक एस स्ट्रेन नाम था, एक आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जिसको जो स्मूथ स्ट्रेन भी कहा जाता है बैक्टीरिया का, आर स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया भी कहा जाता है। एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में अगर अंतर की बात करें तो एस स्ट्रेन जो है वह स्मूथ कॉलोनीज जो कि कल्चर में जो है वह प्रोड्यूस करता है, जबकि आर स्ट्रेन जो है रफ कॉलोनीज जो है प्योर कल्चर में प्रोड्यूस करता है। एस स्ट्रेन यानी कि स्मूथ स्ट्रेन में जो है वह पॉलीसैकेराइड कोट एक पाई जाती है, जबकि आर स्ट्रेन में कोई भी पॉलीसैकेराइड कोट नहीं पाई जाती। एस स्ट्रेन जो है वायरुलेंट होता है, यानी कि ये डिजीज कॉज करता है, निमोनिया को कॉज करता है, जबकि नॉन वायरुलेंट जो है वह आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है वह नॉन वायरुलेंट होता है और डिजीज को कॉज नहीं करता है। तो ग्रिफिथ ने जो है एक एक्सपेरिमेंट दिया था जो कि जो है चूहे पर जो है किया था। उन्होंने क्या किया कि लिविंग वायरुलेंट स्ट्रेन को लिया, यानी कि एस स्ट्रेन को उन्होंने जो है लिया और माइस में इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया। सेकंड में उन्होंने क्या किया, लिविंग ए वायरुलेंट स्ट्रेन को लिया, आर इसको जो है स्ट्रेन को लिया, तो माइस जो है वह जीवित रहा। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड इसी वाले को जो है हीट किल्ड जो है वायरुलेंट स्ट्रेन को लिया, तो हीट किल्ड था तो इसी वजह से जो है माइस जो है वह लाइव रहा। नेक्स्ट में क्या किया उन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में कि लिविंग ए वायरुलेंट स्ट्रेन को लिया और जो कि जो है निमोनिया नहीं कॉज कर रहा था, और हीट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन को लिया, यानी कि वायरुलेंट तो कर रहा लेकिन हीट किल्ड था, जो कि पिछले स्टेप में आपने देखा इसमें चूहा लाइव रहा। तो क्या देखा कि उन्होंने चूहा जो है वह डाइड कर गया,
तो इससे जो है यह कंफर्म होता है कि कुछ जो है आर स्टेन का जो है आर स्टेन जो कि जो है वह एस स्टेन में जो है कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर देखिए ये आर स्टेन की तरह वर्क कर रहा था क्योंकि हीट किल्ड लिविंग ए वाइल्ड स्टेन था, ये आर स्टेन था, और हीट किल्ड ये एस स्टेन था जो कि हीट किल्ड था। तो कुछ ऐसा फैक्टर था जिनको जो है इन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ जेनेटिक मटेरियल जो कि जो है आर से जो है एस में कन्वर्ट हो गया। यानी कि या कह सकते हैं कि जो हीट किल्ड वाइल्ड स्टेन था इसमें से कुछ ऐसा जो है जेनेटिक मटेरियल वह आर में ट्रांसफर हो गया जो कि आर से जो है वह एस स्टेन में कन्वर्ट हो गया था, जो कि निमोनिया कॉज करता था। इसी वजह से ये माइस डेथ कर गया। अब बायोकेमिकल नेचर की बात करें, जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था उसके बायोकेमिकल नेचर की बात करें तो इसमें कुछ साइंटिस्ट का जो है रोल रहा है, एवरी मैकलियोड और एमसी कार्टी। इन्होंने जो है इस बायोकेमिकल नेचर जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल था उसको जो है इन्होंने जो है वह क्या किया कि वह चेक किया कि क्या हो सकता है इसमें। तो उन्होंने हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया को लिया और लाइव आर स्टेन को लिया। तो इन्होंने आरएनएज, प्रोटीएज और डाइजेस्ट जो कि आरएनए और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इन्होंने देखा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और माइस डेथ कर गया। ये एक्सपेरिमेंट तो फेल हुआ। नेक्स्ट में उन्होंने किया सेम लिया कि हीट किल्ड एस स्टेन को लिया और लाइव आर स्टेन को लिया। उन्होंने यहाँ पर डीएनए को रखा जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करता है और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुआ और चूहा जो है वह सरवाइव कर गया, लाइव रहा। तो यानी कि जो है डीएनए ही जो था वह जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो कि ट्रांसफर हुआ था एस स्टेन से आर स्टेन में, जो कि आर स्टेन को जो है एस स्टेन में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि वाइल्ड होता है। हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो कि किया गया, इन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हार्से एंड चेज ने जो है इन्होंने वर्क किया था बैक्टीरियोफेजेस में, जो कि वायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। तो जब इन्होंने जो है बैक्टीरियोफेज जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियम को और वायरल जेनेटिक मटेरियल जो कि जो है बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो जाता है, और इसी प्रकार से बैक्टीरिया जो है वायरल जेनेटिक मटेरियल जो कि उसमें इंजेक्ट हो गया था बैक्टीरिया में, वह जो है मेटाबॉलिज्म यूज करके और सारे नए वायरल पार्टिकल को जो है वह प्रोड्यूस करता है। हार्से एंड चेज ने जो है उन्होंने क्या किया कि डिस्कवर किया कि यह प्रोटीन है या डीएनए है जो कि जो है बैक्टीरिया में जो है इंटर होता है वायरस के थ्रू। उन्होंने इस चीज को जो है चेक किया। तो उन्होंने क्या किया कि जो है कि उन्होंने लेबलिंग की कुछ फेजेस की रेडियो एक्टिव सल्फर से, जबकि कुछ की रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से। तो रेडियो एक्टिव फेजेस को जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है रेडियो एक्टिव फेजेस को जो है उन्होंने इस्तेमाल किया इन्फेक्ट करने के लिए। एक बैक्टीरिया होता है इशरेंशिया कोलाई, जिसको ई कोलाई हम लोग लिखते हैं। तो ई कोलाई को जो है बाद में ब्लेंड कर दिया और बाद में क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया वायरल पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वह बैक्टीरिया जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए जो है था उनमें जो है रेडियो एक्टिविटी पाई गई, जबकि रेडियो एक्टिव जिसमें प्रोटीन था उसमें जो है रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। तो यह शो करता है कि डीएनए ही जो है बैक्टीरिया में जो है इंटर किया था वायरस से, ना कि प्रोटीन इंटर किया था। इसी प्रकार से ये कंक्लूड हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये देखिए एक्सपेरिमेंट में जो है दिखाया गया, देखिए कि बैक्टीरियोफेजेस हैं, ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन, यहाँ पर सल्फर से जो है रेडियो एक्टिव किया गया 35 से, जो कि जो है प्रोटीन का जो है कैप्सूल था। यहाँ पर क्या किया गया नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32, यहाँ पर डीएनए को लेबल्ड किया गया। अब ये देखिए जब इंजेक्ट किया उसमें जो है बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया में ई कोलाई में, तो यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिविटी जो है जो कि डिटेक्ट नहीं की गई, S35 डिटेक्ट नहीं की गई सेल्स में, और जो सुप्रानेटेंट था उसमें जो है डिटेक्ट की गई, यानी कि जो बचा हुआ पदार्थ। और इसमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें फास्फोरस को जो है इन्होंने रेडियो एक्टिव किया था, डीएनए लेबल्ड किया था, इन्फेक्शन किया था, यहाँ ब्लेंड किया, सेंट्रीफ्यूगेशन जब इन्होंने किया तो देखिए रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई थी सेल्स में, और
सुप्रानेटेंट जो कि बचा हुआ था उसमें जो है कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई थी। अब बात करें कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है जेनेटिक मटेरियल की, तो ये जो है इसमें एबिलिटी होती है जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेट हो सके, आइडेंटिकल कॉपी जो है अपनी बना सके। ये केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों ही उसमें जो है वह स्टेबल होता है, और इसमें जो है एबिलिटी होती है कि ये इवोल्यूशन कर सके, यानी कि चेंजेस के कारण इसमें जो है इवोल्यूशन हो सकता है या होता है। और ये जो है मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को जो है जेनेटिक मटेरियल वह फॉलो करता है। अब बात करें कि डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए में, तो डीएनए जो है वह डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, इसमें यानी कि इसमें जो शुगर होती है एक, उसमें जो है ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन जो है वह नहीं पाया जाता है। जबकि आरएनए में जो है राइबोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में जो है वह क्या होता है, थाइमिन प्रेजेंट रहता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। डीएनए में जो है वह मोस्टली जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि आरएनए जो है वह काम करता है एक मैसेंजर की तरह, जबकि कुछ में जो है कुछ वायरसेस में जो है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि आरएनए जो है उसमें सेकंड उस पर जो है कार्बन पर जो है एक OH ग्रुप अटैच रहता है सभी भी न्यूक्लियोटाइड में। इसी वजह से जो है वह आरएनए जो है वह इजिली बायोडिग्रेडेबल होता है और लेस स्टेबल होता है। डीएनए जो है केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि ये केमिकली लेस रिएक्ट करता है और बहुत ही धीरे धीरे म्यूटेट होता है या चेंज होता है, जबकि आरएनए जो है बहुत जल्दी उसमें म्यूटेशन पाया जाता है। और डीएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए की रिक्वायरमेंट पड़ती है, डीएनए से आरएनए फिर प्रोटीन बनता है, जबकि आरएनए जो है वह डायरेक्टली प्रोटीन को कोड करता है। अब डीएनए और आरएनए में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आरएनए में जो है सेकंड कार्बन पर जो है एक OH ग्रुप की प्रेजेंट होने के कारण जो है एवरी न्यूक्लियोटाइड में आरएनए जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और डिग्रेडेबल है, आसानी से टूट जाता है। थाइमिन ग्रुप जो कि जो है प्रेजेंट रहता है यूरेसिल की जगह पर डीएनए में, इस वजह से जो है ये एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को। आरएनए जो कि जो बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड पाए जाते हैं जो कि रेसिस्ट होता है चेंज रिपेयर मैकेनिज्म के द्वारा। बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है एक फिनोमिना है जिसके कारण जो है एक डुप्लीकेट कॉपी बनती है डीएनए की। और रेप्लिकेशन क्या होता है, दो स्ट्रैंड में होता है, ये दोनों स्ट्रैंड जैसे कि ये हेलिक्स के होते हैं सेपरेट होकर के नए पेरेंट स्ट्रैंड की तरह जो है ये काम करने लगते हैं, या टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह ये नए कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का जो है वह फॉर्मेशन कर देते हैं। अब नए स्ट्रैंड का जो है फॉर्मेशन होने के बाद जो है क्या होता है कि यही स्कीम जो है जो नए स्ट्रैंड फॉर्मेशन होते हैं इसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है। ये देखिए रेड कलर के जो है, देखिए ये स्ट्रैंड, ये जब अलग हुए तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह काम वर्क करने लगे और टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह ये वर्क करने लगे। ये देखिए ब्लू वाले जो है ये नए स्ट्रैंड जो है इनके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो है वह फॉर्म हुए। इसी वजह से जो 50% जो है वह पेरेंट का है और 50% जो न्यूली सिंथेसाइज्ड हुए, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी बोला जाता है। अब एक्सपेरिमेंट जो कि हुआ था इसमें प्रूव किया गया था कि डीएनए जो है वह रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव भी, ये परफॉर्म किया गया था मीजल्सन और स्टेल के द्वारा। इन्होंने क्या किया कि इकोलाई को जो है एक मीडियम में ग्रोन किया जिसमें जो है हैवी आइसोटोप्स पाए जाते थे N15, जो कि जिनका सोर्स था नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो कि इनकॉर्पोरेट किए थे जो कि नए डीएनए सिंथेसाइज्ड हुए थे और वह बहुत ज्यादा हैवी थे। और हैवी डीएनए को जो है डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया, जिसमें सीजियम क्लोराइड को एज ए ग्रेडियंट यूज किया। अब उन्होंने क्या किया कि इसी सेल्स को जो है बाद में दोबारा जो है थोड़े से जो है मीडियम वेट वाले नाइट्रोजन 14 को जो है वह उसमें जो है वह ग्रोन कराया और सैंपल्स को जो है मीडिया से जो है डीएनए से जो है एक्सट्रैक्ट किया। इकोलाई जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 20 मिनट में डिवाइड कर देता है, इसी प्रकार से जो है डिवाइड जो है वह हाइब्रिड डेंसिटी जो है वह 20 मिनट बाद जो है हमको देखने को मिल जाती है। जब 40 मिनट बाद जो है डीएनए को अलग किया तो उन्होंने जो है जब अलग किया तो उन्होंने क्या पाया कि
जो नया डीएनए जो कि ऑब्टेंड हुआ है वह एक तो पेरेंट का है और एक जो कि नया सिंथेसाइज हुआ है, इसी वजह से इसको जो है सेमी कंजर्वेटिव बोला जाता है। अब डायग्राम के बेस पर देख लीजिए, ये नाइट्रोजन को जो है सॉरी डीएनए को जो 15 नाइट्रोजन डीएनए में जो है ग्रोन कराया। अब ये देखिए सबसे जो हैवी है ये लास्ट में इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ज्यादा जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि 14 में ग्रो कराया जो कि लेस या मीडियम आइसोटोप था नाइट्रोजन 14। तो ये देखिए ग्रीन कलर वाले जो हैं वह 14 वाले हैं, डीएनए 14 वाले, ये रेड वाले जो है वह 15 वाले हैं। ये हाइब्रिड बन गया N 14 और 15 आइसोटोप्स का, जो कि कह सकते हैं कि मीडियम हैवी था। और फिर एक बार जब ये पेरेंट अलग अलग हुए, रेड वाले अलग हुए, ग्रीन वाले अलग हुए, रेड वाले जो कि 15 आइसोटोप के बने हुए, ग्रीन वाले 14 आइसोटोप के बने हुए, यहाँ पर थोड़ा सा कलर लेके आया, पर 14 आइसोटोप होना चाहिए था। और ये जब देखिए नया नया इन्होंने स्ट्रैंड जब सिंथेसाइज किए तो ये देखिए N14 वाले जो कि लाइट आइसोटोप्स थे वह जो है सबसे लेस हैवी थे, और हाइब्रिड जो कि बने थे N15 और N14 आइसोटोप्स के वह जो है मिड हैवी थे, और हायर हैवी वाला जो है कोई भी नहीं सिंथेसाइज हुआ क्योंकि नाइट्रोजन 14 आइसोटोप्स में ग्रो कराता है। अब मैकेनिज्म की बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की तो वह एस फेज में होती है, सेल साइकिल के एस फेज, जिसको सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज जो कि जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, यानी कि डीएनए वाला ही टेम्पलेट होगा और उसी से डीएनए का फॉर्मेशन होगा। इसको जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। इसमें रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्स क्या क्या होगा, वह जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी का सोर्स क्या रहने वाला है, डीएनटीपीएस, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसके दो पर्पस होते हैं, एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, दूसरा एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। रेप्लिकेशन जो कि जो है एक स्पेसिफिक रीजन से इनिशिएट होती है, जिसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक में केवल एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको ओरिसी बोला जाता है, ओरिसी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि रेप्लिकेशन जो है वह वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वह एक से अधिक हो सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो कि पॉलीमराइज करता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बहुत ही कम समय में, और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर क्या होता है कि दोनों पेरेंट जो है वह कंप्लीटली ओपन नहीं होते हैं यहाँ पर रेप्लिकेशन में, जैसे कि ये इस तरीके स्टैंड है तो आधे आधे ही खुलेंगे, और इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। डीएनए पॉलीमरेज जो कि जो है पॉलीमराइज करेगा एक ही डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि 5 प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच रहता है, 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन जो होगा वह जो है क्या होगा, एक बनेगा जो कि जो है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या इसी को जो है हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। ये देखिए जो कि 5:3 प्राइम ही बनेगा इसमें जो है, और एक जो कि बनेगा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या इसी को लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, या ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं। ये वाले ये स्ट्रैंड बाद में जो है ज्वाइंट हो जाते हैं डीएनए लाइगेज की हेल्प से, और इस प्रकार से जो है नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। बात करें अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की या ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चर रिलेशनशिप क्या है जीन का, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आरएनए का फॉर्मेशन होना डीएनए से, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाया जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन जो है जो कि जो है केवल सेगमेंट में होती है, या कह सकते हैं कि एक ही स्ट्रैंड इसमें पार्टिसिपेट करता है और एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड जो है वह कॉपी नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है यदि बोथ स्ट्रैंड अगर ट्रांसक्राइब करेंगे एक ही टाइम पर तो अमीनो एसिड जो कि जो है डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों के ही जो है कंप्लीमेंट्री जो है वह अलग अलग हैं। तो दोनों ही जो डीएनए बनेंगे वह जो है अलग अलग प्रोटीन को देंगे। आरएनए मॉलिक्यूल जो कि जो है कंप्लीमेंट्री रहेगा एक दूसरे का, आरएनए मॉलिक्यूल जो है जो भी बनेंगे वे कंप्लीमेंट्री रहेंगे एक दूसरे के। तो इस प्रकार से जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा वह जो है इंटायर ट्रांसक्रिप्शन को जो है फ्यूटाइल कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट जो है उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर।
प्रोमोटर क्या करता है, वह जो है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज जहां पर बाइंड करता है। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, जहां पर डीएनए का वह पार्ट जहां पर एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है। टर्मिनेशन क्या होता है, जो कि जो है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है, उसको टर्मिनेटर कहते हैं। टेम्पलेट स्टैंड या कोडिंग स्टैंड की बात करें तो टेम्पलेट स्टैंड या कोडिंग स्टैंड जो है, इसमें जो है जो टेम्पलेट स्टैंड या कोडिंग स्टैंड, इसमें एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए डिपेंडेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज, ये भी कैटेलाइज होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की ओर। यहाँ पर क्या होगी कि आरएनए का जो है सिंथेसिस होता है एमआरएनए का, और इस प्रकार से पोलैरिटी जो है वह जो है 3:5 करेगी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग है। टेम्पलेट स्टैंड होगा वह 3:5 प्राइम होगा, जबकि जो स्टैंड बनेगा वह क्या बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। यह देखिए ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और टर्मिनेट यहाँ पर एंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन। जीन की बात करें तो डीएनए का वह सीक्वेंस जो कि जो है कोड करता है टीआरएनए या आरआरएनए मॉलिक्यूल के लिए, जो कि डिफाइन करता है जीन्स को। सिस्टोन क्या है, सेगमेंट है डीएनए का, जो कि जो है जेनेटिक कोड को जो है वह रखता है, जो कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रक्चरल जीन जो है वह दो तरीके के होते हैं, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक जो कि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक जो है कोड से जो है एक ही प्रोटीन बनेगा, या एक बार ट्रांसक्रिप्शन से एक ही प्रोटीन बनेगा, जबकि पॉलीसिस्टोनिक में क्या होता है कि एक ही ट्रांसक्रिप्शन में जो है दो तीन प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। मोनोसिस्टोनिक जीन के जो है दो पार्ट होते हैं, वह एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन को जो है कोडिंग सीक्वेंस भी कहा जा सकता है, और इंट्रॉन्स को इंटरप्टिंग सीक्वेंस या कह सकते हैं कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी कहा जा सकता है। और मैच्योर आरएनए या प्रोसेस्ड एमआरएनए में ये नहीं दिखाई देते हैं। रेगुलेटरी जीन्स क्या होते हैं, जो कि कोड कुछ नहीं करते हैं, जबकि जो है रेगुलेटरी फंक्शंस में जो है इन्वॉल्व होते हैं। बात करें आरएनए के टाइप्स की, तो आरएनए के टाइप्स में जो है एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, आरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, जो कि जो है वह टेम्पलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट करता है, और डीएनए जो कि ट्रांसक्राइब्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, बाद में वही जो है वह प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी पूरी प्रोसेस को सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहा जाता है। बात करें ट्रांसफर आरएनए की, तो ये जो है अमीनो एसिड को जो है क्या करता है, वह लाता है ट्रांसलेशन के लिए, और जेनेटिक कोड को जो है रीड करता है। आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए क्या है, तो यह जो है वह कैटालिटिक रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है बेसिकली 3 प्रोसेस इंक्लूड इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रोमोटर के साथ और इनिशिएशन कर देता है ट्रांसक्रिप्शन में, जबकि एसोसिएट करता है, क्या करता है, एसोसिएट करता है इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा, और आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को। इलोंगेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है कुछ न्यूक्लियोटाइड के यूज करते हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का सब्सट्रेट के रूप में, और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को ऐड करना होता है। टर्मिनेशन क्या, टर्मिनेशन जो कि जो है व्हेन टर्मिनेशन फैक्टर पी जो है वह जो है क्या करते हैं, अल्टर्स बदल देते हैं स्पेसिफिसिटी आरएनए पॉलीमरेज की, जिसके कारण जो है टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन में। अब बात करें आरएनए पॉलीमरेज, जो कि जो है यहाँ पर ये देखिए प्रोमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज ऐड हुआ, सिग्मा फैक्टर ऐड हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, और टर्मिनेटर यहाँ पर है। जब टर्मिनेटर तक आएगा तो नए आरएनए का जो है सिंथेसिस हो गया, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा और टर्मिनेशन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटीज अगर बात करें जो कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ एसोसिएट होती हैं प्रोकैरियोटिक में, यहाँ पर जो है साइटोसोल और न्यूक्लियस का डिमार्केशन नहीं हो पाता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, इसी वजह से जो है वह
ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है साथ साथ में चलती रहती है, जबकि यूकैरियोटिक में जो है डिफरेंट काइंड के जो है आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पॉलीमरेज 1, 2, 3। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है आरआरएनए का सिंथेसिस करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है एचएनआरएनए या एमआरएनए प्रीकर्सर का सिंथेसिस करता है, जबकि आरएनए थर्ड जो है पॉलीमरेज वह किसका टीआरएनए, एसएनआरएनए, एसआरआरएनए का सिंथेसिस करता है। जो प्रीकर्सर होता है एमआरएनए का, जो कि जिसको कहते हैं एचएनआरएनए, जो कि एचएनआरएनए, इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों ही पाए जाते हैं। इंट्रॉन जो कि बाद में रिमूव कर दिए जाते हैं, एक्सॉन जो कि जो है ज्वाइन कर दिए जाते हैं। स्प्लाइसिंग प्रोसेस के द्वारा बाद में क्या होता है, कैपिंग कर दी जाती है 5-मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की मदद से, जो है 5 प्राइम एंड पर जो है एचएनआरएनए के ऐड कर दिया, तो बाद में टेलिंग कर दी जाती है एडेनाइलेट रेसिड्यू, जो कि 3 प्राइम एंड के जो है एचएनआरएनए के ऐड हो जाता है। जब एचएनआरएनए जो है फुली प्रोसेस हो जाता है, तब इसको जो है एमआरएनए कहा जाता है, जो कि जो है बाद में न्यूक्लियस के बाहर जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये देखिए कैपिंग हो रही है यहाँ पर 5 प्राइम एंड पर जो है 5-मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा एक्सॉन को जो है वह जोड़ दिया जाता है, इंट्रॉन को जो है रिमूव कर दिया जाता है, बाद में पॉलीएडेनाइलेशन कर दिया जाता है, स्प्लाइसिंग कर दी जाती है और एचएनआरएनए जो है वह एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड की अगर बात करें तो वह जो सीक्वेंस या अमीनो एसिड के सीक्वेंस को जो है डिटेक्ट करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का जो है फॉर्मेशन करते हैं। जॉर्ज गैमो के द्वारा जो है 20 अमीनो एसिड जो कि जो है 4 बेसिस पेयर के द्वारा जो है कोड किए जाते हैं, और हरगोविंद खुराना ने जो है एक केमिकल मेथड जो है सिंथेसाइज किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि आरएनए मॉलिक्यूल जो कि जो है आरएनए मॉलिक्यूल जो है वह जो है क्या है, उन्होंने उसके जो है कॉम्बिनेशन को बताया था। निरनबर्ग ने जो है कुछ उन्होंने जो है कोडिंग को जो है डिकोड किया था, और एक एंजाइम है जो कि जो है सेवेरो ओकायो एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज भी कहते हैं, जो कि हेल्प करता है पॉलीमरेज एंजाइम को, पॉलीमरेज आरएनए को, जो कि जो है एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में जो है सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। और फाइनली जो है चेकर बोर्ड जो कि जेनेटिक कोड के लिए जो है वह प्रिपेयर किया गया था इस तरीके से, कोडान फॉर वेरियस अमीनो एसिड, ये चार्ट दिया गया, इसमें टोटली ये चार्ट किया गया। सैलिएंट फीचर है कुछ जेनेटिक कोड के, तो कोड जो होता है वह हमेशा ट्रिपलेट होता है, 4 बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो इस प्रकार से जो है 64 कोडान बनते हैं, जो कि जिनमें से 61 कोडान्स जो कि जो है अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, जबकि 3 कोडान्स स्टॉप कोडान के लिए कोड करते हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए। ये जो है 3 जो है वह स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान है। एक कोडान जो कि जो है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी वजह से इसको कोडान को जो अनएम्बिग्यूअस कहा जाता है। कोडान्स को जो है डीजेनरेट भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड जो कि जो है एक से अधिक कोडान के द्वारा कोड किया जाता है। जेनेटिक कोड हमेशा यूनिवर्सल रहता है, यानी कि एक कोडान जो है सेम अमीनो एसिड को ही कोड करेगा किसी भी स्पीसीज में। कोडान को जो है हम लोग कंटिन्यूअसली रीड कर सकते हैं, इसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं पाया जाएगा। एयूजी को जो है वह डुअल फंक्शन है, क्योंकि एक तो ये मेथियोनिन को कोड करता है, दूसरा स्टार्ट कोडान इसी को कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में फॉर्मिन मेथियोनिन को जो है स्टार्ट कोडान के रूप में यूज किया जाता है। म्यूटेशन का इफेक्ट क्या होगा जेनेटिक कोड पर? म्यूटेशन जो कि इंसर्शन भी हो सकता है, किसी कोडान को ऐड कर देना, डिलीशन भी हो सकता है, या रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। कोई भी कोडान को जो है या बेस पेयर को ऐड करना या डिलीट करना या उसी में हेर फेर करना, आगे का पीछे करना, इस तरीके से म्यूटेशन क्रिएट हो सकता है। म्यूटेशन में क्या होता है कि चेंजेस हो सकते हैं फिनोटाइप में, या डिजीज भी हो सकती है। जैसे सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ग्लूटामिन जो है बैलिन में कन्वर्ट हो जाता है बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में 6 पोजीशन पर। इस प्रकार के म्यूटेशन को कहते हैं जॉइंट म्यूटेशन। इंसर्शन और डिलीशन किसी भी सिंगल बेस पेयर का जो कि जो है इंटायर रीडिंग फ्रेम को जो है, जो कि एमआरएनए का है, उसमें चेंजेस क्रिएट कर देते हैं। इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहा जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी इसको कहा जाता है।
बात करें कि टीआरएनए की, तो टीआरएनए एक जो है वह क्या है, टीआरएनए क्या है, एक हम लोग यहाँ पर थे ना, टीआरएनए क्या है, टीआरएनए एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है जिसमें क्या क्या है, जेनेटिक कोड होता है। ये जेनेटिक कोड को रीड करता है और बाइंड करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को। टीआरएनए में एंटीकोडॉन लूप्स भी जो है वह पाए जाते हैं और जिसके द्वारा जो है कंप्लीमेंट्री एमआरएनए जो है वह बनते चले जाते हैं। इनिशिएशन टीआरएनए, यहाँ पर क्या होता है, टीआरएनए जो है वह इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन को और एयूजी जो है वहां से जो स्टार्ट कर देता है और टीआरएनए में जो है कोई भी स्टॉप कोडॉन नहीं पाया जाता है। ये देखिए इस तरीके से ट्रांसलेशन कैसे होता है, तो एमआरएनए में जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि जो है ट्रांसलेट होती है अमीनो एसिड सीक्वेंस में टीआरएनए की मदद से। अमीनो एसिड जो कि जो है पॉलीमराइज होता है पॉलीपेप्टाइड में, अमीनो एसिड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो है अटैच रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पहले तो सबसे पहले टीआरएनए को चार्ज किया जाता है अमीनो एसाइलेशन के द्वारा, जो कि जो है बाद में जो है वही जो है एटीपी की प्रेजेंस में जो है ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग टीआरएनए के जो है ऐड होते रहते हैं। और इस प्रकार से जो है क्या होता है कि स्मॉलर जो सब यूनिट होती है वह जो है एमआरएनए के कांटेक्ट में आ जाती है और इनिशिएट कर देती है ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन जो कि जो है यूनिट जो कि एमआरएनए में होती है वह स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के जो है बीच में जो है फ्लैंक करती रहती है, इन दोनों के बीच में। यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन भी होते हैं और जो कि जो है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड पर पाए जाते हैं। इनिशिएटेड टीआरएनए क्या करता है, वह रिकॉग्नाइज करता है स्टार्ट कोडॉन को या इनिशिएशन करता है, और रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है, वह क्या करता है कि स्टॉप कोडॉन पर बाइंड करके जो है टर्मिनेट कर देता है ट्रांसलेशन को। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल जो होता है, प्रोसेसिंग लेवल होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और ट्रांसलेशन होता है। यानी कि जीन एक्सप्रेशन में ये स्टेप जो है आते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन लेवल में क्या होगा, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोसेसिंग लेवल में स्प्लाइसिंग वगैरह होगा और इस प्रकार से जो है ये प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में क्या रेगुलेशन होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन जो है वह रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के द्वारा जो कंट्रोल होता है और रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि एक्टिवेटर और रिप्रेशर होती हैं। अब एक्टिविटी जो कि जो है आरएनए पॉलीमरेज की जो है प्रोमोटर में होती हैं, वह जो है रेगुलेट करती हैं, एसेसरी प्रोटीन्स रेगुलेट करती हैं और यूजली ऑपरेटर जो है वह बाइंड करता है रिप्रेशर प्रोटीन पर। लैक ओपेरॉन, ओपेरॉन क्या चीज है, लैक ओपेरॉन एक अरेंजमेंट है पॉलीसिस्टोनिक जीन का जो कि जो है रेगुलेट होता है प्रोमोटर और रेगुलेटर जीन पर, जीन के बेस पर जो कि कॉमन होते हैं। लैक ओपेरॉन ट्रिप्टोफैन या लैक हिस ओपेरॉन जो कि एग्जाम्पल है इस तरीके के सिस्टम के। यहाँ पर क्या होता है कि लैक ओपेरॉन जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव सिस्टम होता है, जो कि सबसे पहले जो जैकब और मोनार्ड के द्वारा जो है ये किया गया था। जीन जो कि इंक्लूड होते हैं लैक ओपेरॉन में आई जीन, जेड जीन और वाई जीन। आई जीन जो कि इनहिबिटर होता है, ये इसका फंक्शन है लैक ओपेरॉन को रिप्रेस कर देना। जेड जीन जो कि स्ट्रक्चरल जीन होता है, ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को जो कि लैक्टोज को जो है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन है वाई जीन जो कि जो है ये कोड करता है परमिएज को जो कि इंक्रीज कर देता है परमिलिटी को सेल से बीटा गैलेक्टोसिडेज कन्वर्ट करने में। ए जो है स्ट्रक्चरल जीन है जो कि ट्रांस एसिटाइलेज को जो है कोड करती है, इसका फंक्शन। जीन जो कि इन्वॉल्व होते हैं लैक ओपेरॉन में वह जो है रिक्वायर होते हैं
लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए इंड्यूसर, जो कि लैक्टोज जो है एक्ट करता है एक इंड्यूसर की तरह लैक ओपेरान में, और ये रेगुलेट करता है, ऑन ऑफ करता है ओपेरान को। अगर लैक्टोज जो है ग्रोथ मीडिया में अगर प्रेजेंट है बैक्टीरिया के, रुक जाइए एक मिनट, अगर लैक्टोज जो ग्रोथ मीडिया में दिया गया है बैक्टीरिया के किसी भी अदर कार्बन सोर्स के बेस पर, तो ये सबसे पहले जो है ट्रांसपोर्ट होगा सेल के अंदर परमिएज की मदद से, और परमिएज जो है प्रेजेंट रहता है, परमिएज जो है लैक्टोज के एंट्री के बाद जो अगर लो लेवल का एक्सप्रेशन है तो लैक ओपेरान जो है प्रेजेंट होगा प्रत्येक ही टाइम पर। अब रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन कैसे होता है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर की प्रेजेंस में, तो एब्सेंस की प्रेजेंस में जो है लैक ओपेरान कैसे जो है रेगुलेट होता है। तो अगर जो है इंड्यूसर अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, आई जीन जो है वह ट्रांसक्राइब करेगा रिप्रेशर एमआरएनए को, और ट्रांसलेशन को जो है रिप्रेस कर देगा। रिप्रेसर जो है ऑपरेटर रीजन पर जो है बाइंड कर जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज को जो है स्टॉप कर देगा ZYA जीन को जो है बनाने से, ट्रांसक्राइब करने। इस तरीके से जो है एब्सेंस में जो है वह प्रोडक्ट को जो है जीन को जो है वह लैक्टोज को जो है सीज कर देगा इस तरीके से। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेशर एमआरएनए बनेगा जो कि ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा, ZYA जीन का जो है फॉर्मेशन नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं ट्रांसक्राइब। रेगुलेशन कैसे होता है इंड्यूसर की प्रेजेंस में, इंड्यूसर जो है वह क्या करता है कि बाइंड कर जाता है प्रोटीन प्रोडक्ट के साथ, आई रिप्रेसर के साथ, और इनएक्टिवेट कर देता है। इनएक्टिवेट करने के साथ आरएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम जो है वह सिंथेसाइज करने लगते हैं ZYA जीन को, और इसी प्रकार से बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का जो है वह फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से जो है नॉर्मल मैनर में जो है मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है लैक्टोज। देखिए प्रेजेंस में जो है क्या होगा, इंड्यूसर की रिप्रेसर एमआरएनए पर जो है बाइंड हो जाएगा इंड्यूसर और इनएक्टिव कर देगा लैक एमआरएनए जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज वह जीन जो है वह फॉर्म होने लगेंगे। अब क्या है यहाँ पर देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पर देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होता है, डीएनए किसी भी सेल से जो आइसोलेट करके उसे रेंडमली ब्रोक करके जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद में उन्हीं फ्रेगमेंट का जो है क्लोन बना करके जो है किसी सुटेबल होस्ट या वेक्टर में जो है डाल देते हैं, और जो क्लोन फ्रेगमेंट होते हैं उनको जो है एम्पलीफाई किया जाता है, उनका जो है नंबर को जो है इंक्रीज किया जाता है, और एम्पलीफाई फैसिलिटेट जो सीक्वेंस बनेंगे उनको जो है इजिली सीक्वेंस कर लिया जाता है। कॉमन वेक्टर जो कि यूज किए जाते हैं वाहकों को BAC बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, होस्ट जो कि लिए जाते हैं बैक्टीरिया या ईस्ट जो कि जो है लिए जाते हैं, और ऑटोमेटेड सीक्वेंसर का जो यूज किया जाता है वह किया जाता है सेंगर सीक्वेंसिंग का जो है यूज किया जाता है, और इस प्रकार सीक्वेंस को जो है अलाइनमेंट करके जो है सीक्वेंस का जो ऑटोमेटिकल कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा जो है उसे चेक कर लिया जाता है। इस प्रकार से जीनोम सीक्वेंसिंग क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो एक मेथड है कंपेयर करने का डीएनए सीक्वेंस के किसी भी दो इंडिविजुअल का। 99% जो है बेस सीक्वेंसेस जो है सभी जो है ह्यूमंस में इक्वल होते हैं, केवल एक जो होता है 0.1% जो है वह अनइक्वल होते हैं हर किसी ह्यूमंस में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है कि कंपेयर करना 3 × 10⁹ बेसिस किसी भी दो इंडिविजुअल में। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, इंटायर जीन को जो है वह स्पेसिफिक रिपीटेटिव सीक्वेंस का जो है यूज कर जो है कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है, बेस क्या है, तो रिपीटेटिव डीएनए को जो है बल्क में जो है सेपरेट किया जाता है, और जहां पर सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट पीक जो है दिखाई देती है उसको जो सेंट्रीफ्यूज करके जो है पता किया जाता है। अब मेथोडोलॉजी क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो वह है VNTR और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट।
इसको जो है जहां पर ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म जो है शो करती है, फ्रेगमेंट को जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो है वह सेपरेट करके, फ्रेगमेंट को सेपरेट करके इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो है ब्लॉट किया जाता है और एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे कि नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज पर जो है उसे ब्लॉट कर दिया जाता है। ब्लॉट करने पर जो है VNTR का जो है जो साइज रहता है वह 0.1 से 20 KB तक होता है। ये देखिए इस तरीके से। अब एप्लीकेशन की बात करें कि DNA फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन ये है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग को जो है फॉरेंसिक स्टडीज में जो है इसका यूज किया जाता है, या DNA फिंगरप्रिंटिंग को जो है पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए जो है यूज किया जाता है कि किसका ये, जैसे कि बेबी वगैरह जो है किसका है, तो उस वजह से पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी जो है इसको यूज किया जाता है, या जेनेटिक डाइवर्सिटी की स्टडी के लिए या इवोल्यूशन के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।